नमस्कार। द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज 6 नवंबर 2025 भाग 1 है और हम रोज की तरह कुछ अहम समसामयिक घटनाओं पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, खासकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के नजरिए से। आज का एजेंडा काफी फैला हुआ है। रक्षा, पर्यावरण, कला संस्कृति, भूगोल, स्वास्थ्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी सब कुछ कवर करेंगे। और ये भी हो सकता है कि कुछ विषय पहले चर्चा में आए हों, तो एक तरह से ये अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का मिशन है इन स्रोतों से मुख्य बातों और उनके मतलब को समझना। चलिए अपनी पहली खबर से शुरू करते हैं। ये रक्षा से जुड़ी है। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सावित्री एक लंबी दूरी की तैनाती पर पोर्ट लुई, मॉरिशस पहुंचा है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये तैनाती कई मायनों में अहम है। एक तो ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई नौसैनिक उपस्थिति और जो हमारी समुद्री कूटनीति है उसको दर्शाती हैं। और दूसरी खास बात यह है कि आईएनएस सावित्री एक स्वदेशी रूप से निर्मित ऑफशोर पेट्रोल वेसल मतलब ओपीवी है। इसे मुंबई के मजगौन डॉक लिमिटेड ने बनाया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक अच्छा उदाहरण है रक्षा क्षेत्र में। अच्छा, स्वदेशी ओपीवी। इस तरह के जहाज की क्या खासियतें होती हैं? मतलब हिंद महासागर जैसे बड़े इलाके के लिए ये कैसे उपयुक्त है? देखिए, ओपीवीज को खास तौर पर लंबी दूरी की गश्त, समुद्री सीमाओं की निगरानी और खोज एवं बचाव जैसे कामों के लिए ही डिजाइन किया जाता है। आईएनएस सावित्री जो 1990 में कमीशन हुआ था और विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का हिस्सा है, वो ये भूमिकाएं अच्छे से निभा सकता है। इसकी क्षमताएं हैं जैसे लंबे समय तक समुद्र में रहना, हवाई निगरानी करना और इस पर एक चेतक हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट कर सकता है। तो ये सब मिलकर इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए और एचएडीआर यानी मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाते हैं। और इसका पहले भी मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस के पास सफल अभियानों का रिकॉर्ड रहा है। और क्षेत्रीय सहयोग का भी प्रतीक है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो आईओआर की भू राजनीति, समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा उत्पादन, इन सब टॉपिक्स के लिए ये जरूरी हो जाता है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं। ये पर्यावरण से जुड़ी है। एम्स भुवनेश्वर साइकैड नाम के एक पौधे पर रिसर्च कर रहा है। चिंता यह है कि इसमें बीएमए नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है। ये साइकैड पौधा आखिर है क्या चीज? साइकैड ये तो असल में एक जीता जागता जीवाश्म है, कह सकते हैं। माना जाता है कि ये पौधे 300 मिलियन साल से भी ज्यादा समय से पृथ्वी पर हैं। मतलब डायनासोर के समय से भी पहले से। ये ताड़ जैसा दिखता है और एक वुडी जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते, जैसे चीड़ में होता है। 300 मिलियन साल? ये तो सच में अविश्वसनीय है। ये मिलते कहाँ हैं और इनकी खासियतें क्या हैं? ये दुनिया भर में मिलते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में। वर्षावनों से लेकर कुछ रेगिस्तानी जैसे माहौल में भी। इनकी खासियतें हैं लकड़ी जैसा मोटा तना, बहुत लंबी उम्र होती है इनकी। नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। अच्छा, एक लिंगी। हाँ, एक लिंगी। और पत्तियों का एक बड़ा सा मुकुट होता है ऊपर, और बीज वाले शंकु यानी कॉन्स होते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये आग प्रतिरोधी भी होते हैं। आग प्रतिरोधी? हाँ, मतलब आग लगने पर पत्ते जल सकते हैं, लेकिन तना अक्सर बच जाता है और फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। लेकिन अगर ये इतने मजबूत हैं तो फिर एम्स का शोध और संरक्षण की चिंता क्यों हो रही है? और ये बीएमए में क्या है? हाँ, यहीं पे थोड़ा विरोधाभास है। देखिए, इनकी उम्र लंबी होती है और ये प्रजनन बहुत धीरे धीरे करते हैं। जी। तो इनकी आबादी वैसे भी छोटी होती है। और आजकल क्या हो रहा है कि खेती या शहर बसाने के लिए इनके घर मतलब जंगल वो खत्म हो रहे हैं। बागवानी के लिए लोग इन्हें अवैध रूप से उखाड़ ले जाते हैं। ऊपर से जलवायु परिवर्तन का खतरा भी है। तो इन सब वजहों से कई साइकैड प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। और जहां तक एम्स के शोध की बात है, वो बीएमएमए पर है, बीटा मिथाइल अमीनो एल एलेलीन। ये एक अमीनो एसिड है जिसे कुछ स्टडीज में न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों से जोड़ा गया है। ओह, तो अगर साइकैड में ये पाया जाता है? हाँ, अगर इसकी पुष्टि होती है तो ये न सिर्फ संरक्षण के लिहाज से बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर चिंता हो सकती है, खासकर उन समुदायों के लिए जो शायद पारंपरिक तौर पर इसका किसी रूप में इस्तेमाल करते हों। तो यूपीएससी के लिए बायोडायवर्सिटी, प्लांट स्पीशीज कंजर्वेशन और हेल्थ इश्यूज का एक कह सकते हैं जटिल केस बन जाता है। वाकई जटिल है।
चलिए अब कला और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति को उत्तराखंड विधानसभा के एक विशेष सत्र में रम्माण मुखौटा भेंट किया गया। ये रम्माण उत्सव क्या है जिसके मुखौटे इतने खास हैं? रम्माण ये उत्तराखंड के चमोली जिले में सलूट डुंगरा गांव का एक बहुत ही अनोखा सालाना धार्मिक त्योहार और अनुष्ठानिक रंगमंच है। ये अप्रैल के आखिरी में होता है और स्थानीय भूमि देवता हैं भूमियाल देवता, उनके सम्मान में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि 2009 में इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया था। यूनेस्को की लिस्ट में? तब तो जरूर इसमें कुछ बहुत खास होगा। इस उत्सव में होता क्या है और समुदाय की क्या भूमिका रहती है इसमें? इसकी खासियत है अलग अलग कलाओं का संगम। इसमें पूजा पाठ के जटिल अनुष्ठान होते हैं, रामायण के कुछ हिस्सों का पाठ होता है। अच्छा, राम कथा। हाँ, राम कथा कहते हैं उसे। लोकगीत गाए जाते हैं और सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं मुखौटा पहनकर किए जाने वाले नृत्य। पूरा गांव इसमें शामिल होता है और पारंपरिक तौर पर भूमिकाएं जाति आधारित रही हैं। जैसे पुजारी एक समुदाय से, मुखौटे बनाने वाले दूसरे समुदाय से, ढोल बजाने वाले किसी और समुदाय से। और ये सारे प्रदर्शन भूमियाल देवता मंदिर के आंगन में होते हैं। इसमें लगभग 18 तरह के अलग अलग मुखौटे इस्तेमाल होते हैं और वो भी भोजपत्र यानी हिमालयन बर्च की लकड़ी से बनते हैं। 18 तरह के मुखौटे और भोजपत्र से, ये तो सचमुच बहुत विस्तृत परंपरा लगती है। तो इसका ज्ञान आगे कैसे बढ़ता है? क्या ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं, यही इसकी एक और खास बात है। ये पूरी तरह से मौखिक परंपरा है। ज्ञान और कौशल, चाहे वो कथा सुनाना हो, नाचना हो, गाना हो या मुखौटा बनाना हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बोलकर और देखकर ही सिखाया जाता है। कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं है। इसमें ढोल, दमाऊ, मंजीरा, छाझर, भंखोरा जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र भी बजते हैं। तो यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कला संस्कृति या अमूर्त विरासत का ही टॉपिक नहीं है, बल्कि ये भारत की सामाजिक संरचना, लोक परंपराएं और सामुदायिक भागीदारी का भी एक अच्छा अध्ययन है। बिल्कुल सही। उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत से अब चलते हैं मेघालय की प्राकृतिक खूबसूरती की ओर। उमंग नदी, जिसे डावकी नदी भी कहते हैं, अपनी साफ सफाई के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन खबर है कि मिट्टी और कंस्ट्रक्शन के मलबे से इसका पानी अब गंदा हो रहा है। इस नदी के बारे में कुछ और बताइए। हाँ, उमंगुट नदी ये मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले से बहती है और निकलती है पूर्वी शिलोंग पीक से। इसे अक्सर भारत की सबसे साफ नदी कहते हैं और ये काफी हद तक सच भी है। पानी इतना ज्यादा साफ और पारदर्शी है कि नीचे के पत्थर बिल्कुल साफ दिखते हैं और नावें ऐसी लगती हैं जैसे हवा में तैर रही हों। मतलब एक अद्भुत नजारा होता है। भारत की सबसे साफ नदी का खिताब। अच्छा, भौगोलिक और आर्थिक तौर पर इसका क्या महत्व है? भौगोलिक रूप से ये नदी जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स जिलों के बीच एक कुदरती सीमा बनाती है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका भी एक हिस्सा है। वहां हर साल मार्च-अप्रैल में एक पारंपरिक नाव दौड़ भी होती है। और आर्थिक रूप से देखें तो इसी नदी पर 1932 का बना हुआ डॉव की सस्पेंशन ब्रिज है NH40 पर। यह भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार का बहुत ही व्यस्त रास्ता है। तो पर्यटन, स्थानीय संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबके लिए अहम है ये नदी। लेकिन अब ये प्रदूषण की चिंता, ये क्या दिखाता है? ये चिंता असल में वही पुरानी दुविधा दिखाती है, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच का संतुलन। उमंगोट के मामले में लग रहा है कि आसपास जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है उससे निकला मलबा और मिट्टी का कटाव वो इस बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे बिना सोचे समझे की गई मानवीय गतिविधियां हमारी प्राकृतिक धरोहर को खतरे में डाल सकती हैं। यूपीएससी के लिए ये भूगोल, नदी प्रणाली, खासकर पूर्वोत्तर भारत, पर्यावरण, प्रदूषण, पर्यटन, सीमा प्रबंधन और सतत विकास जैसे कई मुद्दों को एक साथ लाता है। ये एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। हाँ, विकास और पर्यावरण का संतुलन साधना, ये वाकई एक लगातार चलने वाली चुनौती है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें। हाल ही में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन के पदभार ग्रहण करने की खबरें थीं, लेकिन साथ ही कुछ विरोध प्रदर्शनों और इंटरनेट बंद होने की भी। हम यहाँ सिर्फ तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो भौगोलिक नजरिए से तंजानिया कहाँ पड़ता है? तंजानिया, हाँ, ये पूर्वी अफ्रीका का एक काफी बड़ा देश है, भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में। इसकी सीमाएं 8 देशों से लगती हैं। उत्तर में केनिया और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य,
और दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक, और पूरब में इसका एक लंबा समुद्र तट है जो हिंद महासागर से लगता है। 8 देशों से सीमा, ये तो काफी रणनीतिक जगह हुई। इसकी कुछ प्रमुख राजनीतिक और भौगोलिक खासियतें क्या हैं? इसकी प्रशासनिक राजधानी दार एस सलाम है, जो सबसे बड़ा शहर भी है, जबकि विधायी राजधानी डोडोमा है। ये देश बना था 1964 में, जब तंगानिका जो मुख्य भूमि थी और जिंजीबार द्वीप समूह का विलय हुआ था। भौगोलिक रूप से यहाँ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमांजारो है, जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और यहाँ अफ्रीका की 3 महान झीलें भी हैं। उत्तर में विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, पश्चिम में तंगानिका झील, जो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, और दक्षिण पश्चिम में न्यासा झील, जिसे मलावी झील भी कहते हैं। शासन प्रणाली और भाषा के बारे में क्या? तंजानिया एक राष्ट्रपति गणराज्य है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं किस्वाहिली, जिसे स्वाहिली भी कहते हैं, और अंग्रेजी हैं, हालांकि स्वाहिली ज्यादा बोली जाती है। मुद्रा तंजानिया शिलिंग है, और हिंद महासागर में जंजीबार, पेम्बा और माफिया जैसे महत्वपूर्ण द्वीप भी इसी का हिस्सा है। कुल मिलाकर पूर्वी अफ्रीका में इसकी रणनीतिक लोकेशन, इसके प्राकृतिक संसाधन और हिंद महासागर तक इसकी पहुंच, ये सब इसे इस क्षेत्र का एक अहम देश बनाते हैं। यूपीएससी के लिए विश्व भूगोल, खासकर अफ्रीका, अंतर्राष्ट्रीय स्थान और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में इसका महत्व है। अफ्रीका से वापस भारत आते हैं। महाराष्ट्र के वसई में तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य है। वहां हाल ही में एक दुर्लभ इंडियन माउस डियर देखा गया है। इसे इंडियन स्पॉटेड शेवरटन भी कहते हैं। ये कैसा जीव है? इंडियन माउस डियर, हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम है मोशियोला इंडिका। ये असल में भारत में पाया जाने वाला हिरण परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। ये ट्रैगुलिडे परिवार का है और एक सम पंजे वाला खुरदार जानवर है। और सबसे खास बात यह है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है, मतलब एंडेमिक। ये प्राकृतिक रूप से सिर्फ यहीं पाया जाता है, खासकर प्रायद्वीपीय भारत के जंगलों में। श्रीलंका में इसकी एक मिलती जुलती प्रजाति है, लेकिन ये वाली सिर्फ भारत में। स्थानिक का मतलब ही है जो किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो। भारत का सबसे छोटा हिरण, वाव! इसके दिखने में और व्यवहार में कुछ अनोखी बातें हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही छोटा होता है। कंधे तक ऊंचाई सिर्फ 25-30 सेंटीमीटर, वजन भी बस 2 से 4 किलो। इसका रंग गहरा भूरा होता है और उस पर सफ़ेद धब्बों या धारियों की लाइनें होती हैं जो इसे जंगल में छिपने में मदद करती हैं। नर माउस डियर में सींग नहीं होते, बल्कि ऊपर के जबड़े में नुकीले दांत होते हैं, कैनाइन दांत, जो थोड़े बाहर निकले रहते हैं। और एक और बहुत ही दिलचस्प बात, जहां दूसरे जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय या हिरण, उनका पेट 4 हिस्सों वाला होता है, माउस डियर का पेट सिर्फ 3 हिस्सों वाला होता है। 3 हिस्सों वाला पेट, ये तो सच में अनोखा है। लेकिन IUCN की रेड लिस्ट में तो इसे लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक बताया गया है। फिर भी इसे दुर्लभ क्यों मान रहे हैं? हाँ, लीस्ट कंसर्न का दर्जा है, लेकिन ये स्वभाव से बहुत शर्मीला होता है और ज्यादातर रात में ही निकलता है, इसलिए इसे देखना बहुत मुश्किल होता है। इसकी स्थानिक प्रकृति, मतलब ये सिर्फ यहीं मिलता है, और इसके घटते हुए आवासों के कारण किसी संरक्षित क्षेत्र में इसका दिख जाना उस जंगल के स्वास्थ्य का एक अच्छा संकेत माना जाता है। ये जंगल की जमीन पर गिरे फल, जड़ें, पत्ते वगैरह खाता है, कभी कभी कीड़े मकोड़े भी, और इस तरह इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभाता है। यूपीएससी के लिए ये बायोडायवर्सिटी, एंडेमिक स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और भारतीय जीवों के अध्ययन का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो जीव विज्ञान और पर्यावरण प्रदूषण दोनों से जुड़ी है। ग्रीस के वैज्ञानिक माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने के लिए समुद्र के तल पर हजारों की संख्या में मसल लगा रहे हैं। ये मसल क्या होते हैं और ये कैसे मदद कर सकते हैं? मसल, हाँ, ये एक तरह का द्विकपाटी मोलस्क है, मतलब सीप जैसा जीव जिसके 2 कवच होते हैं, जैसे सीपियों में होते हैं। ये समुद्र में भी मिलते हैं, माइटेलिडिया परिवार, और मीठे पानी में भी यूनियानिडाई परिवार। समुद्री मसल अक्सर ठंडे समुद्रों में चट्टानों वगैरह से चिपककर बड़े बड़े समूहों में रहते हैं। अच्छा, तो ये पानी में रहते हैं और इनके 2 कवच होते हैं, लेकिन ये माइक्रोप्लास्टिक का पता कैसे लगा लेते हैं? ये दिलचस्प है। हाँ, यही इनकी खासियत है। मसल जो हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं, मतलब वो अपना खाना, जैसे पानी में तैरने वाले छोटे जीव, लेने के लिए लगातार अपने शरीर से पानी को छानते रहते हैं, फिल्टर करते रहते हैं। और इसी प्रक्रिया में वो पानी में घुले हुए या तैरते हुए बहुत छोटे कणों को भी सोख लेते हैं।
इनमें हानिकारक प्रदूषक और यहाँ तक कि बहुत छोटे लगभग अदृश्य माइक्रोप्लास्टिक कण भी शामिल होते हैं। और ये प्रदूषक फिर उनके शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। ओह, तो वो अपने अंदर पर्यावरण के सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, एक तरह के रिकॉर्डर हो गए ये तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसी क्षमता की वजह से वैज्ञानिक दशकों से मसल को जैव संकेतक यानी बायो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो किसी जगह के पानी की क्वालिटी और उसको प्रदूषण का लेवल पता करने के लिए एक तरह से कुदरती बैरोमीटर का काम करते हैं। ग्रीस का ये प्रयोग भी इसी सिद्धांत पर है। मसल में जमा माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा को जांचकर समुद्री प्रदूषण का एक नक्शा बनाना। इसके अलावा मसल खाने के भी काम आते हैं और मीठे पानी वाले मसल से मोती भी बनते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम प्रकृति के ऐसे तंत्रों का बेहतर इस्तेमाल अपनी पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में कर सकते हैं। यूबीएससी के लिए पर्यावरण निगरानी, प्रदूषण, खासकर माइक्रोप्लास्टिक, इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों को जोड़ता है। प्रकृति के अपने समाधान, बहुत ही बढ़िया। अब एक और संरक्षित क्षेत्र की खबर लेते हैं। कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व BTR, वहां शाम की एक सफारी यात्रा को फिलहाल बंद करने का आदेश दिया गया है। ये रिजर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, हाँ, ये दक्षिणी कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिलों में है और इसकी लोकेशन बहुत ही रणनीतिक है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल इन तीनों राज्यों के ट्राई जंक्शन पर पड़ता है और भौगोलिक रूप से इसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का पारिस्थितिकी संगम मानते हैं, जहां दोनों पर्वत श्रृंखलाओं की बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ये बहुत बड़े नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अहम हिस्सा भी है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ट्राई जंक्शन और घाटों का संगम, अच्छा। इसके आसपास के इलाके और यहाँ की जैव विविधता के बारे में कुछ और बताइए। हाँ, इसके चारों तरफ दूसरे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में नागारहोल टाइगर रिजर्व, दक्षिण में तमिलनाडु का मुधुमलाई टाइगर रिजर्व और दक्षिण पश्चिम में केरल का वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पूरा इलाका वन्य जीवों के आने जाने के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कॉरिडोर बनाता है। उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी इसकी सीमा बनाती हैं। यहाँ सूखे पर्णपाती से लेकर मिले जुले पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रिजर्व जंगली एशियाई हाथियों की शायद सबसे बड़ी आबादी का घर है। हाथियों की सबसे बड़ी आबादी? हाँ। और साथ ही यहाँ बाघ, गौर यानी इंडियन बाइसन, स्लॉथ बेयर, ढोल, जंगली कुत्ते और चौसिंघा जैसे कई और महत्वपूर्ण जानवर भी मिलते हैं। इतनी ज्यादा जैव विविधता, तो फिर ये सफारी बंद करने का फैसला क्यों लिया गया? ये फैसला शायद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और बढ़ते हुए टूरिज्म के दबाव के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश का हिस्सा है। अक्सर ऐसा होता है कि संरक्षित क्षेत्रों में टूरिज्म गतिविधियों को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है ताकि जानवरों पर बुरा असर कम हो और उनके प्राकृतिक व्यवहार में कोई बाधा ना आए। ये भारत में संरक्षित क्षेत्रों के मैनेजमेंट की एक आम चुनौती है। इकोलॉजी का संतुलन, स्थानीय लोगों के हित और टूरिज्म, इन सबको एक साथ साधना। यूपीएससी के लिए ये पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, भूगोल, घाट संगम और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे मुद्दों से जुड़ता है। संरक्षण और पर्यटन के बीच का वो नाजुक संतुलन समझ गई। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की एक खबर देखते हैं। खाड़ी देश से लौटे केरल के एक व्यक्ति में स्क्रब टाइफस का पता चला है, जो गंभीर हो सकता है। ये स्क्रब टाइफस क्या बीमारी है? स्क्रब टाइफस ये एक संक्रामक रोग है जो एक बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है ओरिएंटिया तुत्सुगामुशी। और ये फैलता है संक्रमित चिगर्स के काटने से। चिगर्स यानी माइट्स के लार्वा होते हैं, छोटे छोटे कीड़े। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को सीधे छूने या पास रहने से नहीं फैलती है। ये सिर्फ चिगर के काटने से ही होती है। चिगर्स के काटने से इसके लक्षण क्या होते हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है? इसके आम लक्षणों में तेज बुखार, बहुत तेज सिर दर्द, बदन दर्द और कभी-कभी स्किन पर रैश यानी दाने निकलना शामिल है। अक्सर जहां चिगर ने काटा होता है, वहां एक काले रंग का पपड़ीदार घाव, जिसे एशकार कहते हैं, भी बन जाता है। और अगर इसका वक्त पर इलाज न हो तो ये काफी गंभीर हो सकता है। इससे निमोनिया हो सकता है, दिमाग में सूजन, एन्सेफेलाइटिस, किडनी फेल हो सकती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी जानलेवा हालत भी पैदा हो सकती है। ओह, तो इसका इलाज और रोकथाम कैसे होती है? और ये टाइफस शब्द का क्या मतलब है? इसका इलाज डॉक्सीसाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक से किया जाता है। अगर बीमारी के शुरू में ही दे दी जाए तो ये काफी असरदार होती है। फिलहाल इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है।
रोकथाम के लिए जरूरी है कि चिगर्स के काटने से बचें, खासकर जब घास वाले या जंगली इलाकों में जा रहे हों। टाइफस असल में कई मिलती जुलती बीमारियों का एक ग्रुप है जो बैक्टीरिया से होती हैं और कीड़ों जैसे जूं, पिस्सू, माइट्स के काटने से फैलती हैं। स्क्रब टाइफस के अलावा एपिडेमिक टाइफस जो जूं से फैलता है और म्यूरिन टाइफस जो पिस्सू से फैलता है भी होते हैं। स्क्रब टाइफस अक्सर बरसात के बाद या ठंडे महीनों में ज्यादा होता है क्योंकि तब चिगर्स की संख्या बढ़ जाती है। ये हमें वेक्टर जनित बीमारियों के प्रति अलर्ट रहने की याद दिलाता है। यूपीएससी के लिए ये हेल्थ, डिजीज कंट्रोल, बैक्टीरियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ के तहत आता है। जागरूकता ही बचाव है। और आखिर में अंतरिक्ष विज्ञान से एक रोमांचक खबर। नासा के खगोलविदों ने अंतरतारकीय धूमकेतु 3I एटलस पर पानी के रासायनिक फिंगरप्रिंट की पुष्टि की है। ये अंतरतारकीय क्या होता है और ये धूमकेतु क्यों खास है? अंतरतारकीय मतलब इंटरस्टेलर, यानी तारों के बीच की जगह से आने वाला। सीधे शब्दों में कहें तो ये धूमकेतु हमारे सौरमंडल का नहीं है, ये किसी दूसरे तारे के ग्रहीय सिस्टम से भटककर हमारे सौरमंडल में आ गया है। 3I एटलस ऐसा तीसरा ज्ञात अंतरतारकीय पिंड है। इससे पहले 2017 में 1I ओमुआमुआ और 2019 में 2I बोरिसोव का पता चला था। दूसरे सौर मंडल से आया मेहमान, वाह! इसकी खोज कैसे हुई और इसकी क्या खासियतें हैं? इसकी खोज चिली में लगे एटलस टेलीस्कोप ने की थी। एटलस का मतलब है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। यह असल में पृथ्वी से टकराने वाले एस्टेरॉयड पर नजर रखता है। 3I एटलस एक सक्रिय धूमकेतु है, मतलब इसके केंद्र यानी न्यूक्लियस के चारों ओर गैस और धूल का एक धुंधला बादल कोमा है। और उम्मीद है कि जैसे जैसे ये सूरज के करीब आएगा इसमें एक पूंछ भी दिखेगी। इसका साइज अंदाजन 10 से 30 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी कक्षा यानी इसका रास्ता, वो हाइपरबोलिक है। इसका मतलब है कि ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है। ये हमारे सौर मंडल से गुजरने के बाद हमेशा के लिए वापस तारों के बीच की खाली जगह में चला जाएगा। और इसकी रफ्तार भी बहुत तेज है, करीब 45 से 68 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये बस कुछ वक्त के लिए ही हमारे पास है। इन अंतरतारकीय पिंडों का अध्ययन करना इतना जरूरी क्यों है? ये पिंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें हमारे सौरमंडल के बाहर की दुनिया की एक बहुत ही दुर्लभ सीधी झलक देते हैं। इनका रासायनिक संगठन कैसा है, जैसे अब 3I एटलस पर पानी की पुष्टि हुई है, उसकी स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि दूसरे तारा प्रणालियों में किस तरह के पदार्थ हैं। क्या वो हमारे सौरमंडल जैसे हैं या अलग हैं? ये हमें ब्रह्मांड की संरचना, ग्रहों के बनने की प्रक्रिया और शायद जीवन की उत्पत्ति जैसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है। यूपीएससी के लिए यह साइंस एंड टेक, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने कई अहम और अलग-अलग विषयों पर बात की। हिंद महासागर में भारत की भूमिका और रक्षा आत्मनिर्भरता से लेकर पृथ्वी पर लाखों साल पुरानी प्रजातियों के सामने खड़ी चुनौतियां, हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का महत्व, विकास और पर्यावरण के बीच वो नाजुक संतुलन, वेक्टर जनित रोगों का खतरा और यहाँ तक कि सुदूर अंतरिक्ष से आए धूमकेतु के रहस्य भी। हाँ, बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक बात साफ तौर पर निकल कर आती है कि ये सभी घटनाएं, चाहे वो स्थानीय हों या वैश्विक, अक्सर कई विषयों को आपस में जोड़ती हैं। जैसे हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा मसल समुद्री प्रदूषण की निगरानी में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, या कैसे बांदीपुर जैसा एक रिजर्व सिर्फ बाघों के लिए नहीं बल्कि हाथियों की इतनी बड़ी आबादी और पूरी बायोडायवर्सिटी के लिए कितना जरूरी है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए इन इंटरकनेक्शंस को और हर मुद्दे के जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि यह गहन विश्लेषण आपके लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रहा होगा। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे सत्र लाते रहें। और अंत में आज की चर्चा एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे स्थानीय स्तर की चीजें, चाहे वो सलूर डूंगड़ा का रम्माण उत्सव हो, मेघालय की उमंगोट नदी या केरल में स्क्रब टाइफस का मामला, वो वैश्विक संदर्भों जैसे यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग्लोबल हेल्थ और गहरे वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे साइकैड में न्यूरोटॉक्सिन, मसल से माइक्रोप्लास्टिक की पहचान, अंतरतारकीय धूमकेतु का अध्ययन से जुड़ जाती हैं। तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया असल में कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और स्थानीय स्तर पर होने वाले कामों, खोजों या चुनौतियों का बड़े पैमाने पर क्या और कैसे असर हो सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।